हेलो टू ऑल, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन। आज हम लोग ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास के बारे में पढ़ेंगे। आज इसकी जो चर्चा होगी वो पीटी और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को यानी रेलवे के विकास को रेलवे के विकास को देखेंगे। ठीक है। ब्रिटिश भारत में रेलवे का विकास या रेलवे के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके अलग अलग पहलुओं को देखेंगे कि आखिर क्या कारण हो गए कि ब्रिटिशर्स ने यातायात के एक नए साधन रेलवे का विकास किया। आखिर उसके पीछे उनकी राजनीतिक, आर्थिक या अन्य मंशा क्या क्या थी और इसका विकास समय के साथ कैसे कैसे हुआ और फिर इस रेलवे के विकास का प्रभाव भारत पे, भारत की इकोनॉमी, पॉलिटी या अन्य क्षेत्रों पर क्या क्या पड़ा तथा साथ ही साथ ब्रिटिश भारत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन को इससे क्या लाभ हुआ या जाने अनजाने में क्या नुकसान हुआ, ये भी देखेंगे। और भारतीय पक्ष को देखते हुए ये भी देखेंगे कि इससे भारतीय या भारत को क्या क्या नुकसान हुआ और क्या क्या लाभ हुआ, इसका भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज हम रेलवे के विकास की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेलवे के विकास के लिए आवश्यकता के कारक क्या क्या थे। क्या कारक थे कि रेलवे का विकास ब्रिटिश भारत को इंडिया में करना पड़ा। रेलवे या रेल मार्ग का जो विकास था वो देश की आर्थिक विकास, विशेषकर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसका विकास अंग्रेजों के द्वारा अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए इसको महत्व देते हुए इस रेलवे का विकास किया गया था, ताकि फ्यूचर में इनके राजनीतिक जो अधिकार है वो और मजबूत हो, इनके आर्थिक हित और ज़्यादा सफल हो। इसी को ध्यान में रख के ब्रिटेन या ब्रिटिश भारत में ब्रिटेन के द्वारा रेलवे का विकास भारत में किया गया। ठीक है। अंग्रेजों के हितों का स्वरूप बहुत ही विस्तृत था, जिस पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण बनाए रखने और इस संदर्भ में कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए रेलवे का विकास आवश्यक था। मैंने जैसा कि बताया कि राजनीतिक हित भी महत्वपूर्ण थे, आर्थिक हित भी महत्वपूर्ण थे और भारतीयों के द्वारा जो इनके राजनीतिक और आर्थिक हित को साधने में जो विरोध पैदा किया जा रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए भी, यानी कानून और व्यवस्था के नियंत्रण के लिए भी, होने वाले विद्रोहों को कंट्रोल करने के लिए भी रेलवे का विकास आवश्यक था, जिसकी चर्चा हम अभी इसी क्लास में करेंगे। रेलवे के निर्माण का एक कारण, जैसा कि अभी मैंने बताया, कि कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, यानी उस समय जो ब्रिटिश भारत में भारतीयों का जो आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर शोषण हो रहा था, उसको लेके भारत में कई तरह के विद्रोह ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हो रहे थे। यानी ये जो भारतीय विद्रोह हो रहे थे वो ब्रिटिश सत्ता को क्या कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे। इन चुनौतियों को कुचलने के लिए भी यह रेलवे जो था, या रेलवे का विकास जो था, यह महत्वपूर्ण हो जाता था। कैसे? अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विद्रोह हो रहे हैं तो सैनिक सहायता को त्वरित गति से उस क्षेत्र में पहुंचाने के लिए रेलवे एक बहुत महत्वपूर्ण साधन या परिवहन का साधन हो सकता था। यह द्रुत गति से, यानी तेज गति से चलने वाला साधन था या परिवहन था, इसीलिए इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली थी। यानी भारतीय विद्रोहों को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो चुनौती पैदा कर रहे थे, उसको कुचलने के लिए एक त्वरित और व्यापक रूप से तेज चलने वाले परिवहन व्यवस्था की जरूरत थी, जिसके माध्यम से सैनिकों को, सैनिक सामग्रियों को, रसद को नियंत्रित किया जा सके और पहुंचाया जा सके या अपने अनुसार कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए रेलवे की ज़रूरत थी। हम जानते भी हैं, सन 1857 के विद्रोह में परिवहन के द्रुत साधन के रूप में रेल मार्गों के विकास की जो आवश्यकता थी, वो उसका पता चल जाता है कि कैसे रेलवे ने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे भी पता चलता है कि रेल का विकास जो भारतीयों ने अपने राजनीतिक शक्ति को महत्वपूर्ण और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए, विद्रोहों को कुचलने के लिए किया था, वो उस समय
फुलफिल हो रहा था। मतलब 1857 के विद्रोह को दबाने में इस रेलवे का बहुत ही योगदान रहा, या 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ उसको भी दबाने में रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की प्रगति हो रही थी और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था? इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी थी। एक था कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, और दूसरा था प्रोडक्ट यानी उत्पाद, जो उस फैक्ट्रियों में या कंपनियों में चीज़ें निर्मित हो रही थी, उसके लिए नए बाजार की ज़रूरत थी। इन दोनों आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए क्या हो रहे थे? यह रेलवे जो है इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम दिख रहा था। वो भारतीयों के भारत में कच्चे माल का उत्पादन करने वाले गांव, छोटे शहर, उसको बंदरगाह से जोड़ने का काम कर रहा था यह रेलवे, ताकि कच्चे माल को यहाँ से मतलब ब्रिटिश भारत से ले जाकर इंग्लैंड के उद्योगों में उसका कच्चे माल से विनिर्मित माल का उत्पादन किया जाए, और उस विनिर्मित माल को जो बाजार चाहिए था वो बाजार भारत में था। तो वहाँ से वो जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा था उसको भारत के गांव और छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचाने के लिए भी रेलवे की ज़रूरत थी। इन दोनों उद्देश्यों यानी कच्चे माल और विनिर्मित माल, दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तीव्र स्तर पे एक परिवहन व्यवस्था की ज़रूरत थी जो तेज़ी से काम करती है, और उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा मुफीद था? वो था रेलवे। तो रेलवे का विकास इंग्लैंड के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए भारत को एक कच्चे बाजार के रूप में और विनिर्मित बाजार के रूप में, दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रेलवे का विकास किया गया। भारत इस आवश्यकता का पूरा कर सकता था कि कच्चा माल यहाँ से प्राप्त हो सकता था, जिसको रेलवे के माध्यम से बंदरगाहों तक पहुँचाया जा सकता था आसानी से, और फिर वहाँ से इंग्लैंड भेजा जा सकता था। और इन कच्चे माल से जो उत्पाद तैयार होते थे उसके लिए बाजार भारत ही था, तो वहाँ से आसानी से बंदरगाहों से फिर उसके भारत के विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों, गांवों, कस्बों तक इन सामानों को पहुंचाया जा सकता था। इसीलिए यह रेलवे का विकास महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी को ध्यान में रख के ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सत्ता के द्वारा रेलवे का विकास किया जाता है। क्योंकि परिवहन के जितने भी साधन थे उस समय वो धीमे थे, खर्चीले थे और ज़्यादा कुशल नहीं थे। इसीलिए इस तीनों समस्याओं के समाधान के लिए कि काफ़ी तेज हो, कम खर्चीला हो और पहले के परिवहन के साधनों की तुलना में कुशल हो, इसीलिए रेलवे का विकास किया गया। भारी खनिज, नष्ट होने वाले वस्तुओं को दूर ले जाना इन पुराने परिवहन के साधनों से संभव नहीं था, इसीलिए रेलवे का विकास किया गया। डलहौजी ने कहा कि इंग्लैंड कपास की तीव्र मांग कर रहा है, क्योंकि वहाँ औद्योगिक क्रांति तेजी से फैल रही है, बढ़ रही है, तो उसको कपड़े के निर्माण के लिए कपास की ज़रूरत है, और परिवहन की तीव्र व्यवस्था उत्पन्न कर दिया जाए तो भारत में जो उच्च गुणवत्ता के कपास का उत्पादन अधिक से अधिक होने लगेगा, और इस कच्चे कपास को वहाँ के इंडस्ट्री के लिए भेजा जा सकता है। तो यह डलहौजी का कथन था कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण के कारण खासतौर से सूती कपड़ों के विकास में के लिए कच्चे कपास की ज़रूरत थी, और यह काम तीव्र परिवहन व्यवस्था के आ जाने के बाद भारत में उच्च गुणवत्ता वाले कपास का उत्पादन अधिक हो सकेगा, और उसको आसानी से रेल के माध्यम से ब्रिटेन के कारखानों तक पहुंचाया जा सकता है, और वहां से जो माल निर्मित होगा यानी जो कपड़े निर्मित होंगे उसको फिर से यानी उन ब्रिटिश वस्तुओं का फिर से भारत के बाज़ार में लाया जा सकता है तीव्र माध्यम से। और उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या मुफीद था परिवहन के साधन का? वो था रेलवे। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि डलहौजी के टाइम में ही पहली बार रेल चलती है। कहाँ से? मुंबई से पुणे। फिर हम क्या देखते हैं, दूसरा रेल जो चलता है 1854 में, वो कलकत्ता से रानीगंज चलता है, वो भी डलहौजी के टाइम में। यानी डलहौजी ने रेलवे के विकास को, रेलवे के परिवहन के रूप में रेलवे के विकास या रेलवे के डेवलपमेंट को समझा, और उसने ये अनुभव किया कि अगर भारत में ब्रिटिश सत्ता को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और ज़्यादा लाभ कमाना है या कंट्रोल स्थापित करना है, तो उसके लिए रेलवे का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और इसीलिए हम 1853 में 1854 में डलहौजी के टाइम में जब वो गवर्नर जनरल था तभी हम रेलवे का परिचालन पहली बार परिचालन देखते हैं। भारत में रेलवे का विकास का एक और कारण भी था कि ब्रिटेन में जो सरप्लस कैपिटल था, जो अधिशेष पूंजी था, उसके निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह था वो था इंडिया। और इंडिया में सबसे बेहतर क्या हो सकता था कि परिवहन के इस नए विकल्प यानी रेलवे में बड़े स्तर पर निवेश किया जा सकता था, ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जा सकता था और इस ब्रिटिश पूंजी के निवेश से बेहतर लेवल पे उसका रिटर्न भी पाया जा सकता था। बेहतर लेवल पर रिटर्न से मतलब है कि अगर हम पूंजी का निवेश करते हैं तो उससे बड़े स्तर पर फायदा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रिटेन की पूंजी का जो सरप्लस पूंजी थी ब्रिटेन में, उसके लिए भारत में रेलवे के विकास में निवेश करना एक महत्वपूर्ण या अच्छा सौदा था। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता था, ज़्यादा रिटर्न मिल सकता था। इन्हीं मुनाफों को, उच्च दर के जो मुनाफे थे, इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन से बड़े स्तर पर पूंजी आई और यहाँ रेलवे का विकास और तेज़ी से हुआ और रेलवे के विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन सी? अधिशेष पूंजी, सरप्लस कैपिटल। ठीक है, इसने भारत में रेलवे के विकास को एक सुनहला मौका दे दिया। ठीक है, रेलवे के या रेल मार्गों के निर्माण को अकालों की समस्या से निपटने के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अकालों की समस्या से निपटने के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। कैसे? परिवहन के इस सबसे तेज साधन के न होने की स्थिति में हम क्या देखते हैं कि नियंत्रण पाने के उद्देश्यों से खदानों का जो उपलब्ध भंडार होता था वो अकाल क्षेत्रों तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, जिससे अकाल का व्यापक प्रभाव हमको देखने को मिलता है और अकाल को सही ढंग से नियंत्रित करने में भी समय लगता था। ठीक है, सही ढंग से खदानों को वहाँ पहुँचा के वितरित करने में समय लगता था। तो इस नए परिवहन के साधन के आ जाने के बाद अकाल वाले क्षेत्रों तक तेज़ी से खदानों को पहुँचाना और वितरित करना काफ़ी आसान हो गया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं कि अकाल आयोग जो स्थापित हुए, जो बनाए गए, उसने रेलवे के निर्माण व उसके विस्तार पर विशेष रूप से जोर दिया। उसने यह माना कि यह रेलवे का जो विकास है यह अकालों को जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यह तीव्र साधन उपलब्ध कराता है खदान को ले जाने और वितरित करने के लिए। ठीक है, अकाल आयुक्तों ने मृतकों की संख्या की तुलना करने के बाद पाया कि अकाल के कारण सबसे अधिक मौत उन भूभागों में हुई जहां परिवहन की सुविधाएं बेहतर नहीं थी, यानी परिवहन की सुविधाएं जहां खराब थी वहां पे सबसे ज़्यादा मौतें हुई अकाल के द्वारा। इसीलिए अकाल जैसे क्षेत्रों में अगर रेलवे का विकास हुआ होता तो शायद इतनी मौतें नहीं होती, शायद इतना प्रभाव नहीं होता। इसीलिए जो भी अकाल आयोग बनाए गए उन्होंने रेलवे के विकास को ज़्यादा महत्व दिया ताकि द्रुतगामी साधन के रूप में इस रेलवे के द्वारा नियंत्रण आसानी से पाया जा सके अकाल के क्षेत्रों में। ठीक है, और खदान के जो उपलब्ध भंडार है उसको ठीक ढंग से वितरित किया जा सके, जो कि पहले के परिवहन के साधनों से नहीं हो पाता था, कठिन होता था। अब क्या है, रेल के निर्माण से इसको ज़्यादा फायदा हुआ, यानी अकाल को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यह ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा था। इसीलिए जितने भी अकाल को लेकर आयोग बनाए गए उन्होंने यह अनुशंसा की कि रेलवे का विकास होना चाहिए, तेज़ी से होना चाहिए, ताकि अकाल जैसे समस्या से निपटा जा सके। और हम जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में कई बार अलग अलग क्षेत्रों में बड़े स्तर पे अकाल आए जिसमें लाखों लाख की संख्या में लोग मरे। तो इस तरीके से ये जो कारक थे जो खास तौर से रेलवे के विकास के लिए महत्वपूर्ण थे, इसको हम देख रहे हैं। तीसरा जो अन्य कारक है उसमें हम देख सकते हैं कि रेलवे का निर्माण जो था वो लाभ की गारंटी देता था, यानी यहाँ जो निवेश होता था, जो ब्रिटेन के पूंजीपतियों द्वारा रेलवे के निर्माण में निवेश किया गया, उसकी गारंटी दी जाती थी कि आपको लाभ 100% होगा। आप जो भी कैपिटल या
अधिशेष पूंजी लगाएंगे उस पर एक गारंटी दी गई कि 5% आपको लाभ जरूर दिया जाएगा, चाहे रेलवे का को फ़ायदा हो या न हो। ठीक है, तो इस तरह के गारंटी में कोई भी निवेश करेगा। अगर मुझे कहीं पैसा निवेश करना है और मुझे यह गारंटी दे दी जाए कि आप जो भी पैसा लगाएंगे उस पर 5% आपको फ़ायदा होना ही होना है, तो मैं इस टेंशन से मुक्त हो जाऊंगा कि उस निवेश से मुझे कहीं घाटा ना हो जाए। और इस तरह के कंडीशन में क्या है, बड़े स्तर पे पूंजी का निवेश उस सेक्टर में होता है। तो यही हुआ रेलवे के विकास के दौरान कि रेलवे का जब यहाँ डेवलपमेंट करने का सुझाव आया या सोचा गया, तो उस समय बड़े स्तर पे ब्रिटेन के पूंजीपतियों द्वारा रेलवे के विकास में निवेश किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ लाभ की गारंटी मिल रही थी, 5% इंटरेस्ट मिलना ही मिलना था, चाहे रेलवे विकास का से फ़ायदा हो या नुकसान हो। तो इस तरह के कंडीशन में रेलवे का विकास होना तय था। तो ये भी एक कारक है जिसके कारण ब्रिटिश भारत में रेलवे का विकास हुआ। भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेल निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत के कच्चे माल को देश के अंदरूनी हिस्सों से बंदरगाहों तक ले जाना था, और जो ब्रिटेन में उद्योगों के द्वारा जो माल तैयार हो रहा था उसको बंदरगाहों उसको लाया जाता था ब्रिटेन इंडिया के बंदरगाहों तक, और बंदरगाहों से अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाना भी रेलवे का कि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होनी थी। इसीलिए रेलवे का विकास किया गया। दूसरा प्रमुख उद्देश्य था कि सैन्य सेवा आवागमन, यानी मिलिट्री को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने की एक बेहतर सुविधा रेलवे के द्वारा दी जा सकती थी, और इससे सैन्य या मिलिट्री फोर्सेस को एक जगह से दूसरे जगह तक तेज़ी से पहुंचाया जा सकता था। इससे क्या होता है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी विद्रोह होने की संभावना थी या होते थे, उस विद्रोह का दमन जल्दी से या तीव्र तरीके से किया जा सकता था। यही सब फैक्टर को ध्यान में रख के रेलवे का विकास इंडिया में या ब्रिटिश भारत में किया गया। ठीक है, ये हमने कारण देखा कि क्या क्या फैक्टर थे, क्या क्या कारण थे जिसके कारण से भारत में रेलवे का विकास हुआ। अब हम क्या चर्चा करेंगे कि भारत में रेलवे का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ। भारत में रेलवे लाइनें बिछाने का प्रस्ताव सबसे पहले मद्रास में आया था, परंतु इस रेल के डिब्बों को खींचने का काम कौन करने वाले थे? घोड़े करने वाले थे, यानी ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है, भारत में भाप से चलने वाले रेल का प्रथम प्रस्ताव जो है वो कब आया? 1834 में आया। भाप से चलने वाले रेल का प्रस्ताव 1834 में इंग्लैंड में रखा गया था, और रेल विकास का प्रथम सफल प्रयास डलहौजी के समय में हुआ। जब मैंने डलहौजी वाले वीडियो बनाया था तो उसमें बताया भी था कि 1853 में पहली बार मुंबई से पुणे रेल का परिचालन हुआ, और यह डलहौजी के टाइम में ही हुआ। मैंने ये भी बताया कि ब्रिटेन के उद्योगों के लिए डलहौजी ने क्या सोचा और क्या उसका कथन था। और 1853 में ही बम्बई से ठाणे प्रथम रेल लाइन चली, जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और दूसरी रेल लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज जो क्षेत्र है वो कोयले के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, और यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो यह दूसरी रेल लाइन जो बिछाई गई वो इसीलिए बिछाई गई ताकि ये जो कोयले का उत्पादन वाला क्षेत्र है उससे रेलवे को जोड़ा जा सके। ठीक है, अब 1835 से लेके 1869 तक निजी उद्यमों के द्वारा भारत में रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। मतलब इसमें सरकारी सेक्टर या पब्लिक सेक्टर शामिल नहीं था। पब्लिक सेक्टर 1869 में रेल लाइन बिछाने का कार्य करना शुरू किया, यानी सरकार ने 1869 में इसको अपने हाथ में लिया। इससे पहले 1835 से लेकर 1869 तक यह रेलवे का जो भी विकास हुआ वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, निजी उद्यमों के द्वारा किया गया। ठीक है, फिर 1869 से 1880 तक भारत सरकार के द्वारा रेलवे मार्ग का निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि 1869 में सरकार ने रेलवे लाइन बिछाने का काम जो था वो अपने हाथ में ले लिया, और भारत सरकार के द्वारा रेलवे मार्ग निर्माण का पूरा काम जो है वो 1880 तक किया गया। कार्ल मार्क्स ने इस रेल के निर्माण को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा है। उसने यह माना है, कार्ल मार्क्स ने यह माना है कि अगर किसी क्षेत्र में
इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है रेलवे का विकास करना, क्योंकि रेलवे के विकास के दौरान रेलवे के पटरी, रेलवे का ट्रेनों का निर्माण, बहुत सारे ऐसे चीज़ों के निर्माण करने के लिए छोटे छोटे उद्योग धंधों की स्थापना की जरूरत होती है, और इन्हीं रेलवे के निर्माण के दौरान ही छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित होने लगते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि रेलवे को आधुनिक युग का अग्रदूत क्यों कहा है, क्योंकि इस रेल व्यवस्था के निर्माण के दौरान रेलवे के पटरियों को लेके, रेलवे के कोच को लेके, बहुत सारे डेवलपमेंट को लेके बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, और यही उद्योग धंधे क्या है, उद्योगीकरण के निर्माण का कि पहली सीढ़ी होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि यह अग्रदूत है रेलवे का निर्माण भारत में औद्योगिकरण के विकास को लेकर। ठीक है, मार्क्स के अनुसार आप एक बड़े देश में जो है रेलवे का प्रसार, वहां के उद्योग का प्रसार किए बिना नहीं कर सकते। इसीलिए रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक उद्योगों की निश्चित रूप से अग्रदूत बन जाएगी। लेकिन यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो भी रेलवे से जुड़ा हुआ उद्योग धंधा था वो भारत में न डेवलप करके ब्रिटेन में ही डेवलप किया गया था, और वहीं से उसके कल पुर्जे, पार्ट्स, वो सारे यहाँ आते थे और असेंबल होके यहाँ रेलवे का निर्माण किया जा रहा था। तो इस तरीके से जो कार्ल मार्क्स का बात था वो हर जगह के लिए फिट नहीं बैठता है, खासतौर से इंडिया के लिए, कि इन्होंने कहा था कि आधुनिक युग का अग्रदूत है। लेकिन क्यों कहा था? जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए छोटे छोटे उद्योग धंधों की ज़रूरत थी रेलवे के निर्माण के लिए, लेकिन यह उद्योग धंधे यहाँ ना स्थापित करके ब्रिटेन में किए गए, और वहाँ से केवल कल, पार्ट्स और बाकी चीज़ें यहाँ ला के असेंबल करके स्थापित किया जा रहा था। इसीलिए कार्ल मार्क्स की ये जो भविष्यवाणी थी या जो कथन है ये आधुनिक युग का अग्रदूत है, यह पूरी तरह भारत में सत्य साबित नहीं होता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स, यही बात कही गई है, कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी पूरी तरह से सही नहीं हुई, और अंग्रेजों द्वारा वाणिज्यिक और साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए इसको बिछाया जा रहा था, न कि भारत में उद्योगों के डेवलपमेंट को ध्यान में रख के बिछाया जा रहा था। यह पूरा का पूरा उद्देश्य, जैसे कि मैंने बताया, कि वाणिज्यिक और साम्राज्यिक मतलब भारत को एक उपनिवेश की तरह बनाए रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, और इसके आर्थिक साधनों का ब्रिटेन अपने फायदे के लिए, अपने औद्योगिकरण के विकास के लिए करना चाहता था। इसीलिए उसने रेलवे का विकास किया। इसीलिए कार्ल मार्क्स की यह भविष्यवाणी पूरी तरीके से सत्य साबित नहीं होती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख के इस तरह की बात कही गई है। अब अगला चीज कि रेलवे का जो सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलता है यह लॉर्ड कर्जन के समय में मिलता है। ये हमें ध्यान रखना है, यह पीटी में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास किस गवर्नर जनरल के टाइम में देखने को मिलता है, तो वह लॉर्ड कर्जन के टाइम में देखने को मिलता है, या वायसराय के समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रेलवे के विकास ने ब्रिटिश वस्तुओं को सुदूर गांव में पहुंचाने और परंपरागत उद्योगों को की कब्र खोदने का काम किया। मतलब क्या था कि जो भी यहाँ से कच्चे माल ब्रिटेन के उद्योगों के लिए जा रहे थे, वहाँ से जो भी निर्माण हो रहा था, जो भी वस्तुएं निर्मित हो रही थी, उसके लिए बाजार की ज़रूरत थी, और यह बाजार क्या था? इंडिया उसका बाजार बन गया। और इससे क्या नुकसान हुआ? इससे दो स्तर पर नुकसान हुआ। एक, जो यहाँ के परंपरागत उद्योग थे, जैसे मान लें कि कपड़ा उद्योग, यह कपड़ा उद्योग के लिए जो कच्चे माल की ज़रूरत थी वो इंडिया के कपड़ा उद्योग को मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल जो है कपड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ, वो ब्रिटेन के उद्योगों के लिए चला जा रहा है। तो एक क्या है, यहाँ इससे नुकसान हो रहा है। दूसरा, ब्रिटेन से जो वस्तुएं कच्चे माल से बन के आ रही है, जैसे कपड़ा, वो यहाँ के बाजार में उसको बेचा जा रहा है। यानी यहाँ से जो धन है उस कपड़े को खरीदने के लिए वो ब्रिटेन चला जा रहा है। मतलब दो स्तर पर इसका शोषण किया जा रहा है। इससे क्या हुआ, यहाँ जो परंपरागत उद्योग थे, जो गांव में हथकरघा उद्योग था, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और ये जो कच्चे माल थे वो ब्रिटेन चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, परंपरागत उद्योगों की कब्र खोदने वाला का काम किया। ये मतलब आप समझ गए होंगे कि मैंने जैसे आपको बताया। बुकनन, फ्रांसिस बुकनन के अनुसार अलग थलग रहने वाले जो गांव थे या गांवों का कवच जो था, उसको इस रेलवे के इस्पात ने भेद दिया और उसकी प्राण शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। ये फ्रांसिस बुकनन का स्टेटमेंट है।
यानी रेलवे के निर्माण से क्या हुआ, जो कच्चे माल थे वो सीधे ब्रिटेन चले गए। इससे क्या हुआ, और जो ब्रिटेन से बने हुए माल थे वो गांवों तक गांवों के बाजार तक पहुंच गए। यानी जो परंपरागत व्यवस्था थी गांवों की, जहां हथकरघा उद्योग के बदौलत कपड़े का निर्माण किया जाता था और वहीं उसके लिए उसके बाजार में बेचा जाता था, जाया जाता था, वो एक परंपरागत व्यवस्था थी। उसको इस रेलवे के निर्माण ने पूरी तरह से ध्वस्त कर भेद दिया। क्यों? क्योंकि यह रेलवे की व्यवस्था ने वहाँ से कच्चे माल को ब्रिटेन पहुँचाने और वहाँ से बने माल को भारत के गांवों में कस्बों तक पहुँचाने का काम किया। इससे क्या था, जो पहले यहाँ की परंपरागत व्यवस्था थी, यहीं कच्चे माल के द्वारा यहीं छोटे हथकरघा पे कपड़े का उत्पादन होता था, अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता था, वो व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो गई। इसीलिए बुकानन ने कहा है कि रेलवे के इस्पात ने गांवों के कवच को भेद दिया। कर्जन के समय में सबसे अधिक रेलवे का विकास हुआ, ये हमने देख लिया। कर्जन के समय में ही रेलवे विशेषज्ञ रॉबर्टसन को भारत बुलाया गया ताकि बेहतर स्तर से रेलवे का विकास किया जा सके। एक बेहतर नीति के साथ, एक बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए कैसे ब्रिटिश भारत में रेलवे का विकास किया जाए, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर्जन के समय में रेलवे विशेषज्ञ रॉबर्टसन को बुलाया गया था। और रेलवे प्रशासन की क्षमता बनाए रखने के लिए 1905 में ही, यानी कर्जन के समय में ही, रेल बोर्ड का गठन किया गया और 1920 में इसके लिए रेलवे के विकास को लेकर एक कमेटी बनवाई गई जिसको एकवर्थ कमेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकवर्थ कमेटी या एकवर्थ कमीशन, ताकि वो रेलवे का विकास कैसे हो, रेलवे में क्या नीतिगत बदलाव लाया जाए, क्या चेंजेस लाया जाए, ताकि रेलवे का फ्यूचर जो है वो और भी बेहतर हो सके। इसके लिए यह एकवर्थ कमेटी लाई गई 1920 में। यह भी पीटी में प्रश्न पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में प्रश्न इससे जुड़ा हुआ पूछा जाता है। तो आपको ये कुछ जो फैक्ट है वो भी याद रखते हुए चलना है, ताकि कहीं अगर पीटी में इस तरह का प्रश्न पूछे जाए तो आ सके, और एक बेहतर समझ अगर मेंस के लिए पूछा जाए तो आपका एक बेहतर समझ इस क्लास से बन सके। बस यही एक उद्देश्य है कि पीटी से भी पूछे गए प्रश्न को आप जवाब दे सके और मेंस में भी पूछे गए प्रश्न का भी जवाब दे सके, अगर भारत में रेलवे के विकास या इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आया था। ठीक है, तो इसकी जो एकवर्थ कमेटी बनी उसने कई अनुशंसा या रिकमेंडेशन किए। उस अनुशंसा में एक अनुशंसा यह भी थी कि यह अगले 5 वर्षों में 150 करोड़ रुपए का खर्च रेलवे के विकास में किया जाए। यह एकवर्थ कमेटी का एक रिकमेंडेशन था, ताकि रेलवे का विकास और तेज गति से हो, जिसका फ़ायदा हमें राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बड़े स्तर पर मिले। इसीलिए एकवर्थ कमीशन ने इस तरह का रिकमेंडेशन दिया। दूसरा, रेलवे के विकास के लिए सबसे बेहतर यह होगा कि निजी क्षेत्र से इस रेलवे की व्यवस्था को लेकर सरकारी क्षेत्र में लाया जाए, यानी सरकार अपने हाथ में इस रेलवे की व्यवस्था को ले ले। यह एकवर्थ कमीशन का अनुशंसा थी। ठीक है, और तीसरी जो महत्वपूर्ण अनुशंसा थी वो जो कि एकवर्थ कमीशन ने की, वो यह थी कि सामान्य बजट से रेलवे के बजट को अलग कर दिया जाए, यानी रेलवे का बजट अलग से बनाया जाए और सामान्य बजट अलग से पेश किया जाए, ताकि रेलवे के विकास पे, इसके परिचालन पे, इसके आय व्यय पे पूरे तरीके से फोकस किया जा सके और इसके विकास को और भी बेहतर किया जा सके। इसीलिए यह बजट को अलग करने की बात एकवर्थ कमीशन में की गई। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग करने वाला कौन सा कमीशन था, या एकवर्थ कमीशन का गठन कब किया गया। इस तरह का प्रश्न पीटी में कई बार पूछे गए, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम हो, इसमें ये पूछे गए हैं। ठीक है, 1925 तक 2 निजी कंपनियां थीं जिन्होंने रेलवे के व्यवस्था को अपने हाथ में ले रखा था। एक था ईस्ट इंडिया रेलवे और दूसरा था ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। यह दोनों कंपनी जो थी, इन्हीं के द्वारा इस 1925 तक रेलवे के व्यवस्था को देखा जा रहा था। ठीक है, इन दोनों के हाथ से रेल व्यवस्था को लेकर सरकार ने क्या किया, अपने हाथ में रेलवे के विकास को या रेलवे के मैनेजमेंट को ले लिया। ठीक है, और 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा।
ठीक है, कि रेल बजट को आम बजट से किस सन में अलग किया गया या किस कमेटी के द्वारा यह रिकमेंडेशन दिया गया था। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, अब पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, तो आपको इसको याद रखना है। अब आइए इसके लास्ट चरण पे कि रेलवे के विकास का प्रभाव क्या क्या पड़ा, किस किस, जैसे इसके रेलवे के विकास के प्रभाव की बात करें तो इसके दो प्रभाव हम देख सकते हैं। एक जो ब्रिटिशर्स को के ऊपर पड़ा या ब्रिटिश शासन या सत्ता के ऊपर पड़ा, और दूसरा भारतीयों के ऊपर पड़ा। अब भारतीयों के ऊपर इसका क्या निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, कि रेलवे का विकास जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन ब्रिटिश भारत में हुआ था उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। पहला कि रेलवे ने सामानों और लोगों के परिवहन की एक सबसे सस्ती और तेज सुविधा उपलब्ध कराई। इससे क्या हुआ, इससे समय का बचत भी हुआ और सालों भर आवागमन का साधन भी उपलब्ध हो गया। हाँ, एक पॉइंट शायद मिस कर गया, मैं बता दे रहा हूँ कि रेलवे के विकास से पहले जो भी व्यवस्था थी परिवहन की, वो कई बार कई क्षेत्रों में पूरी साल भर मेंटेन नहीं की जा सकती थी। वर्षा के दिनों में बहुत सारे सड़कें बह जाती थी, टूट जाती थी, तो सालों भर कनेक्टिविटी उन क्षेत्रों से नहीं हो पाता था लेकिन रेलवे के विकास ने क्या किया, एक ऐसा विकल्प परिवहन दिया कि सालों भर आवागमन के क्षेत्र से जुड़ा रह सकता था। बहुत सारा क्षेत्र जो पहले रेलवे के विकास से पहले हम क्या देखते हैं कि बारिश के कारण या अन्य कारण से उसके क्षेत्र या सड़कें टूट जाती थी और सालों भर आवागमन की सुविधा नहीं प्रदान हो पाता था। लेकिन रेलवे के विकास का प्रभाव यह पड़ा, इससे क्या हुआ, सामान के साथ साथ परिवहन भी सस्ता हो गया, समय का बचत होने लगा, साल भर आवागमन की सुविधा भी प्रदान हो गई। तो इससे क्या हुआ, इससे एक नया परिवहन सुविधा मिला जो हर मामले में लाभदायक था। दूसरा, रेलवे भारत के राजनीतिक एकीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की अखंडता को बढ़ावा देने का काम भी किया। यानी अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ रेलवे का विकास हुआ है, जिस जिस क्षेत्रों में रेलवे का विकास होता गया, इससे क्या हुआ, आवागमन से एक दूसरे के बीच यूनिटी बढ़ा, एकीकरण बढ़ा, फिर आर्थिक एकीकरण भी देखने को मिलता है। एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार भी हमें देखने को मिलता है जो कि पहले नहीं था। रेलवे के विकास या रेलवे के परिवहन के विकास के पहले हमें एकीकृत राष्ट्रीय बाजार देखने को नहीं मिलता। ज़्यादातर क्षेत्रीय बाजार ही थे, क्योंकि परिवहन की बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण या तीव्र गति से परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमें रेलवे के डेवलपमेंट से पहले क्षेत्रीय बाज़ारों का ही डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लेकिन रेल के विकास ने एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार को जन्म दिया। यह संभव हो पाया क्योंकि रेल एक तीव्र व्यवस्था थी, तीव्र परिवहन की व्यवस्था थी और बड़ी क्षमता से यह साधनों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकती थी। इसीलिए अखिल भारतीय स्तर पर जो बाजार था उसका निर्माण संभव हो पाया। ये इसका प्रभाव था। फिर परिवहन लागतों में भी कमी आई। इसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या हुआ कि इससे आर्थिक जो लाभ थे वो बढ़ गए। अगर परिवहन के साधन सस्ते हो जाएं तो जो भी प्रोडक्ट बाज़ारों तक आएगा उसका लाभ बढ़ जाएगा, जो बनाने वाला है उसका लाभ बढ़ जाएगा। अगर परिवहन के साधन का दाम बढ़ जाए तो उस सामान का दाम बढ़ जाता है, यानी महंगाई बढ़ जाती है। तो इससे क्या है, इससे बाज़ार पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब परिवहन के साधन किफ़ायती हो, सस्ते हो, तो इसका आर्थिक लाभ ज़्यादा मिलता है। और यही लाभ जो है रेलवे के विकास के परिवहन के रूप में डेवलप होने के बाद मिला, क्योंकि इससे पहले यह इस तरह के परिवहन की व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती है। संसाधनों की बचत लोगों को अन्य आर्थिक कार्यकलाप आरंभ करने में सक्षम बनाया, ठीक है। और परिवहन लागतों में राष्ट्रीय आय के करीब 4% के बराबर बचत देखने को मिली। सोचिए, बहुत बड़ा बचत था राष्ट्रीय स्तर पे। और इसका लाभ क्या हुआ, इससे जो बचत हुआ उसका अन्य आर्थिक क्रियाकलापों में निवेश देखने को मिलता है। मतलब क्या है, एक जगह का बचत दूसरे जगह के आर्थिक विकास को बल देता है और यह हमें देखने को मिलता है। क्योंकि
राष्ट्रीय स्तर पर 4% का बचत देखने को मिलता है, जो कि अन्य क्षेत्रों में निवेश हो रहा था। इस तरह से अन्य क्षेत्र भी आर्थिक रूप से बेहतर हो रहे थे। अब जो कृषि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ गई थी। इन रेल के विकास से जो कृषि थी वो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ गई, और इन बाजारों में जो कीमत थी और मांग की मात्रा थी उस स्थिति से भी प्रभावित होने लगी। अब किसानों में मुनाफे की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ चुकी थी, और इस यहाँ पे जो भी कीमत और मांग थी, मांग के अनुसार कीमत तय होती है। तो यह जो मांग बढ़ने लगा तो इससे क्या हुआ, कीमत भी बढ़ने लगी, इससे मुनाफे की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ने लगी, और यह उसका क्या हुआ, झुकाव आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बदले कुछ फसल विशेष को उत्पन्न करने की ओर गया, जिससे कि क्या हुआ, अधिकाधिक लाभ कमा सके। तो इस तरीके से जो मुनाफा की प्रवृत्ति बढ़ी, उससे क्या हुआ, उससे कुछ अन्य फसलों के उत्पादन पे बल मिला, और इससे इसका उद्देश्य क्या था कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। रेलवे से जुड़े जो क्षेत्र थे या जो भूमि थी उसके भी दाम बढ़े। इसका फायदा क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि भूमि की मांग पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और इसी कारण से जमीन की बिक्री को, खरीद बिक्री को बढ़ावा मिला, और करों में पहले की तुलना में भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, ये भूमि जिन क्षेत्रों में रेलवे का विकास हो रहा था उस क्षेत्रों में भूमि की कीमत बढ़ने लगी। आज भी हम देखते हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में रेलवे का विकास तेज़ी से होने लगता है उन क्षेत्रों में अगर सड़क का निर्माण तेज़ी से हो रहा है, रेलवे का विकास तेज़ी से हो रहा है, परिवहन के साधन सुगम होते जाते हैं, उन क्षेत्रों के भूमि का दाम तेज़ी से बढ़ने लगता है। ये उस समय भी होने लगा, और इसका कारण क्या हुआ, इससे ज़मीन की खरीद बिक्री का बढ़ावा मिला, और इससे क्या हुआ, कर जो पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ गए। रेल मार्गों के विकास के विनाशकारी अकालों के प्रभाव पर भी का सामना पर भी हम देखते हैं कि इससे क्या हुआ, अकालों को सही तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश पहले से बेहतर ढंग से होने लगी। हम ये नहीं कहेंगे कि इससे अकाल पड़ना बंद हो गया, अकाल उसके बाद भी पड़े, क्योंकि वो केवल रेलवे के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते थे। सरकार, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति इतनी शोषणकारी थी कि वो अकाल आना ही था। हाँ, अकाल को लंबे समय तक न बने रहे, इसमें रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक जगह के खदान को जहाँ ज़रूरत है अकाल वाले क्षेत्रों तक पहुँचाना अब पहले की तुलना में आसान हो गया। इसीलिए अकाल की गंभीरता जो है वो पहले से कम देखने को मिलती। अगर सरकार की नीयत सही रहती थी तो अकाल जल्दी ही समाप्त हो जाते थे, या जल्दी ही उसका समाधान निकाला जा सकता था। लेकिन अगर सरकार की नीयत शोषणकारी ही रही तो अकाल पड़ते भी रहे। लेकिन रेलवे के विकास ने अकालों को कंट्रोल या अकाल जैसे समस्या को कंट्रोल करने में भी भूमिका निभाई। परिवहन संबंधी अवरोध के कारण किसी क्षेत्र में तो खदानों की विपुलता होती थी और कई क्षेत्रों में इसका अभाव होता था, लेकिन रेलवे के विकास ने इसको, इन जो गैप थे, इस गैप को भरने का काम भी किया। जहाँ अधिकता थी या जहाँ कमी थी, उन दोनों क्षेत्रों को के बीच इन अनाज को पहुँचाने में मदद की रेलवे ने। तीव्र गति से इन साधनों को पहुँचाया जा सकता था। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो गारंटी शुदा मुनाफा के प्रावधान के कारण भारत में रेलवे का जो निर्माण था वो काफ़ी महंगा साबित हुआ। यदि हम भारत के रेलवे के निर्माण की तुलना संयुक्त राज्य के रेलवे के निर्माण से करें, जो यूएसए के रेलवे के निर्माण से करें, तो हम क्या देखते हैं कि लगभग 1.5 गुना ज़्यादा खर्च इंडिया में रेलवे के निर्माण पर देखने को मिलता है। यानी गारंटी जो दी जा रही थी कि 5% निवेश करने पे 5% की गारंटी थी कि 5% आपको इंटरेस्ट के साथ आपका निवेश लौटाया जाएगा। इससे क्या नुकसान हुआ कि यहाँ रेलवे का जो विकास हुआ वो काफ़ी महंगा साबित हुआ। यूएसए में जो रेलवे का विकास हुआ, अमेरिका में जो रेलवे का विकास हुआ, उसकी तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा महंगा था इंडिया में रेलवे का विकास करना। क्यों ये तुलना इसलिए की जा रही है ताकि, क्योंकि उस समय वहाँ भी अमेरिका में भी ब्रिटेन का साम्राज्य था और इंडिया में भी ब्रिटेन का साम्राज्य था, इसलिए उसकी तुलना करना काफ़ी आसान हो जाता है। और इसीलिए यह कहा गया है कि जो
यहाँ रेलवे का विकास हुआ वो काफ़ी महंगा हुआ, और इसीलिए उसकी तुलना अमेरिका से की भी जा सकती है, क्योंकि दोनों का डेवलपमेंट ब्रिटेन के द्वारा ही किया जा रहा था। रेलवे के आने से पहले अधिकतर जो कृषि उत्पादन था, वह व्यापारिक जो क्रियाकलाप था, वो नदी के तट पर स्थित नगरों में ही केंद्रित था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, इसका महत्व घटने लगा, क्योंकि जल मार्गों की स्थिति पहले जैसे नहीं रही। अब बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कराची और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए। क्यों? क्योंकि ये बंदरगाहीय नगर थे। यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था और तैयार माल इन बंदरगाहों पर लाया जाता था। तो इन बंदरगाहों को रेलवे के द्वारा जोड़ दिया गया, यानी रेलवे का डेवलपमेंट भारत के अंदरूनी क्षेत्र से इन बंदरगाहों तक हो गया, जिससे अब कच्चे माल को ले जाना और निर्मित माल को ले आना महत्वपूर्ण हो गया। इसीलिए जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कराची जैसे जो नगर थे, जो पहले से डेवलप थे, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। प्रमुख बंदरगाह के होने के अलावा रेलवे के जरिए ये भीतरी इलाकों में आसानी से सामान को पहुंचा सकते थे या वहां से कच्चे माल को ला सकते थे। तो इस तरीके से हम यह देख पा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि इन शहरों की जो बात करें तो रेलवे ने कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट किए। जैसे रेलवे ने दलदल और पानी के जमाव की समस्या को जन्म दिया, जिससे अनेक तरह की बीमारियां या बीमारियों की संख्या बढ़ी भी। यात्रियों के आवागमन के वृद्धि के कारण ऐसी बीमारियां बढ़ी जिसने पहले लोगों का जिससे वास्ता नहीं था। कुछ बीमारियां ऐसी थी जो रेलवे के विकास के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक तेजी से फैली। ठीक है, पहले वो क्षेत्र में सीमित रहती थी, लेकिन रेलवे के विकास ने इन बीमारियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक बढ़ाने का काम भी किया। रेलवे के विकास ने दलदल और पानी का जमाव को भी बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ, अनेक तरह की बीमारियां भी बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। जो बीमारियां कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहती थी, अब रेलवे के विकास से क्या हुआ, उसके बड़े स्तर पे वो फैलने लगे। बड़े स्तर पे, बृहद स्तर पे इसका फैलाव हम देख सकते हैं। भारतीय उद्योग, विशेषकर दस्तकारी उद्योगों का जो बर्बादी है वो रेलवे के विकास ने और ज़्यादा बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि रेलवे का विकास ही इस उद्देश्य से किया गया था कि कच्चे माल को ब्रिटेन भेजा जाए और निर्मित माल को बाजार के रूप में भारत में डंप किया जाए। और इसी के कारण जो परंपरागत उद्योग थे, जो ग्रामीण दस्तकारी उद्योग थे, जो कपड़ा उद्योग था, जो चरखे पे गांव-गांव में बनाया जाता था, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, क्योंकि वो कंपनी में निर्मित वेल फर्निश्ड अच्छे बेहतर निर्माण के सामने यह नहीं टिक पा रहा था। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह हस्तकरघा का पुरानी तकनीकी थी जो पूरी तरह से कुशल नहीं थी और फैक्ट्रियों के सामने ये पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई थी। इसीलिए यह पूरी तरह से बर्बाद होते इसको देखा जा सकता। भारतीय उद्योगों, रेलवे के द्वारा ब्रिटिश वस्तुएं देश के गांवों में पहुंचने लगी और परंपरागत उद्योग की जड़ों को खोदने लगी। यही बात फ्रांसिस बुकनन ने कही है, जिसके बारे में मैंने बताया कि इसने गांवों के अभेद कवच को, जो एक परंपरागत व्यवस्था थी कि वहाँ बुनकर जो है, दस्तकार वर्ग जो है, अपने ज़रूरत के सामान का, चाहे कपड़ा हो या अन्य साधन, उसका उत्पादन करते थे और गांव के बाज़ार में उसको बेच के एक दूसरे पर निर्भर थे। यानी सेल्फ सफिशिएंट जो विलेज का कंसेप्ट था, वो इसको रेलवे के निर्माण ने के कारण ब्रिटिश वस्तुओं की गांव में पहुंच होने लगी और इससे क्या हुआ, परंपरागत उद्योग, जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज का कंसेप्ट था, वो पूरी तरह से ध्वस्त होने लगा। और जो रेलवे का कवच था, रेलवे का जो इस्पात था, वो गांव के कवच को भेदने लगा। तो इस तरीके से इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। रेलवे के विकास ने भारत के औपनिवेशिक नियंत्रण को भी, ठीक है, एक नया आधार दे दिया। क्यों? क्योंकि रेलवे के विकास से तेजी से प्रशासनिक व्यवस्था को मेंटेन किया जा सकता था, सैन्य व्यवस्था को मेंटेन किया जा सकता था, कंट्रोल किया जा सकता। इससे आर्थिक नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने का प्रयास भी प्रोत्साहित किया गया, जिससे ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण को बल मिला। ठीक है, यानी इस रेल के विकास ने ब्रिटिश राजनीतिक हित को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। वही कार्ल मार्क्स का एक बयान, जिसको मैंने शुरू में आपको बताया था
ये हम देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे इसको कहा कि रेलवे का विकास अग्रदूत हो सकता है किसी भी औद्योगिकरण के लिए, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे साम्राज्यिक या औपनिवेशिक उद्देश्यों के तहत रेलवे का विकास किया जा रहा था। ठीक है, तो इस क्रम में हम इसको देख सकते हैं। अब यह कहा जा सकता है कि इससे भारत का बड़े स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया गया। हाँ, इसका लाभ भारत को बहुत कम हुआ। क्यों? क्योंकि इससे परिवहन के साधन के रूप में एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से बड़े स्तर पर जुड़ पाया, जिससे क्या हुआ, भविष्य में चल के हम राष्ट्रीय एकीकरण के रूप में या राष्ट्रीय एक भावना का विकास में रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, भारत के जो भौगोलिक बाजार का एकीकरण हुआ, रेलवे के विकास में भारत में जो सामाजिक संपर्क की एक नई सामाजिक प्रक्रिया की स्थापना हुई, यह इसने क्या किया, भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों को बल दिया। भारत में के लोग, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र से जुड़े, इससे उनके जो कॉमन शोषणकर्ता थे, जो कॉमन शत्रु थे ब्रिटिश सत्ता, वो उनको एक दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे क्या हुआ कि जातिगत और वर्गगत जो भेद थे वो कमजोर पड़ने लगे। अब लोग एक उद्देश्य के लिए, जो उनका राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा था ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ के द्वारा, उसके खिलाफ ये राजनीतिक और आर्थिक रूप से जुड़ने लगे। इनका रेल परिवहन ने महत्वपूर्ण रूप से इनको जोड़ने में मदद किया और इससे क्या हुआ, जातिगत और वर्गगत जो भेदभाव थे वो कमजोर पड़ने लगे। ठीक है, और इसी का लाभ फ्यूचर में सीमित रूप से भारतीयों को मिला। साथ ही इसने सामाजिक राजनीतिक संगठन के बेहतर स्तर पर विकास में आधार के रूप में और संपर्क सूत्र के रूप में काम करने का भी एक भूमिका निभाई। यानी समय के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक संगठन बनाने में, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के साथ संपर्क सूत्र स्थापित करने में भी रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे भविष्य में होने वाले राजनीतिक आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए होने वाले राजनीतिक प्रयास या आंदोलनों को बल मिला, क्योंकि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से जुड़ पा रहे थे। इससे क्या हुआ, जातिगत भेदभाव और वर्ग भेद से ऊपर उठकर उन्होंने राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने कॉमन दुश्मन ब्रिटिश सत्ता के बारे में सोचना शुरू किया। उनके खिलाफ रणनीति, आंदोलन जैसे मुहिम में एक दूसरे के साथ है। तो इसके जो भविष्य में प्रभाव देखने को मिलता है वो भी भारतीयों को सीमित रूप से अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जहां इनका आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण भी हुआ, राजनीतिक रूप से शोषण भी हुआ, वही इनको भविष्य में आंदोलनों के लिए एक दूसरे से संपर्क सूत्र के रूप में रेलवे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज की क्लास यहीं तक। इसमें हमने कंसेप्ट के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखा और देखा कि कैसे रेलवे के ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास ने कैसे भारत में क्या क्या प्रभाव डाले, क्या क्या कारण थे कि इसका विकास हुआ, कैसे विकास हुआ और इसके क्या क्या लाभ और हानि थे ब्रिटिश सत्ता के लिए भी और भारतीयों के लिए भी, ये हमने देखने का काम किया है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।